आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उनमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने कोर्स आउटलाइन में लिखी हुई हैं बारी बारी। और सबसे पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हमें कार्बन एटम्स की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फ़र की, इन सब के किसी भी कंपाउंड्स में मौजूद इन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड की जा सकती है वो एक फार्मूला है। हमें हाइब्रिडाइजेशन की टाइप का उससे पता चल जाता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स पता होने चाहिए। उसमें हमने ऐड कर देना है नंबर ऑफ लोन पेयर्स को। अब इसका इन दोनों को जब सम कर देंगे हम तो उसका आंसर अगर हमारे पास 6 आता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो इन सब का मतलब क्या होगा? अगर 2 आंसर आता है तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर 3 आंसर आता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर 4 आंसर आता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर 5 आंसर आता है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 और साथ d, और अगर 6 आंसर आता है तो इसका मतलब d2 और साथ sp3। हमने हाइब्रिडाइजेशन किस किस की फाइंड करनी थी? कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फ़र की। तो इनमें हमें कुछ बेसिक चीज़ें ज़बानी याद होनी चाहिए, जैसे कि कार्बन के पास लोन पेयर कितने होते हैं? कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स 2 होते हैं, और सल्फ़र के पास भी लोन पेयर्स 2 होते हैं। हमें ये 2 चीज़ें पता लग गई हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CX डबल बॉन्ड O और साथ इधर। अब हमने इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो कार्बन की तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इधर समझते हैं R लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने फार्मूले के मुताबिक डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स पता करने हैं। इसके साथ कार्बन के साथ कितने डायरेक्टली बॉन्ड कर रहे हैं? एक ये हैलोजन कर रहा है, 2 और 3, तीसरा ऑक्सीजन कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स तो 3 आ गया, प्लस लोन पेयर हमें पता है कोई भी नहीं है, तो 3 + 0 = 3, और 3 जिसका आंसर है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इस मालिक्यूल में, इस कंपाउंड में sp2 है। इसी तरह हम किसी भी एटम की किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और मालिक्यूल है RN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सबसे पहले हमने इस ऑक्सीजन की अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स देखना है। तो इसके साथ डायरेक्टली एक ही एटम बॉन्डेड है, वो नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब डायरेक्टली बॉन्डेड एटम 1 + 2 लोन पेयर्स, तो इसका मतलब इसका आंसर 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब अगर इसी मालिक्यूल के अंदर हमने नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे? पहले डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स 1 2 3 आ गया, प्लस लोन पेयर हमें पता है 1 है, 3 + 1 = 4, तो इसका आंसर है sp3। इस तरह हम किसी भी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे कि अगर इधर हमारे पास एक मालिक्यूल कंपाउंड है, ये बेंजीन के साथ ऊपर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ में मिथाइल ग्रुप है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर इस पूरे मालिक्यूल में फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ से ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आएगा, यहाँ से ये यहाँ यहाँ पूरे मालिक्यूल के ये चक्कर लगा सकता है। तो इसका मतलब ये इजीली मूवेबल है, तो ये लोकलाइज्ड है। इसका मतलब नाइट्रोजन इसके साथ लोकलाइज्ड बॉन्ड बना रहा है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? इसको डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं
जो कि इजीली मूव कर सकता है। और लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, जब अगर ये मूव ना कर सकता, जैसे ये बेंजीन रिंग, इसके साथ नाइट्रोजन, इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, पर इधर भी अगर मैं मिथाइल जोड़ दूँ तो इसकी वजह से उसमें रुकावट आ जाएगी। इसके लोन पेयर की मूवमेंट्स में जब रुकावट आ जाएगी तो ये इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसको हम लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। डी लोकलाइज वो जिसमें इजीली मूव कर सके, और लोकलाइज वो जिसमें मूव ना कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन है अल्टरनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो पाई बॉन्ड भी हो सकती है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकता है, यानी कि अनशेयर्ड ऑर्बिटल। और ये कॉन्जुगेशन कैसे होती है? जैसे हमारे पास कॉमन एग्जांपल है बेंजीन रिंग की। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड की अल्टरनेशन है। अल्टरनेशन मतलब एक में होना और एक में ना होना। एक में सिंगल है, अगेन डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल फिर डबल। सिंगल का मतलब इधर सिग्मा बॉन्ड है और डबल का मतलब इधर पाई बॉन्ड है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की अल्टरनेशन मौजूद है इस रिंग में, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन को हम दो और नाम भी देते हैं, बेकर नेथन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, और दूसरा नाम है इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये होती क्या है? जैसे कि अगर मैं इधर एक कंपाउंड बनाती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H और H। अब इसमें इस तरह की रेजोनेंस होगी कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। इस तरह की रेजोनेंस का होना कि वहाँ से सिग्मा बॉन्ड का रिमूवल हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए वो बॉन्ड, तो उसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड बिल्कुल ही रिमूव हो गया है, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड रिमूव हो चुका है, तो इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड ट्रैवल किया है इस तरह से कि वहाँ पे बॉन्ड ख़त्म हो चुका है। ये सिंगल बॉन्ड था, मतलब सिग्मा बॉन्ड था, तो इसने ट्रैवल किया है तो वहाँ पे बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, और पहली एप्लीकेशन ये है कि हमें एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का पता चलता है इससे। और वो कैसे? हमें ये पहले ही पता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हों, तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हों उतना ही कंपाउंड जो है वो स्टेबल होता है। तो ये भी बेसिकली एक रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसमें भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, और अगर वो ज़्यादा बनते हुए तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे 2 ब्यूटीन हम ले लें, H3C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, CH3, इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच हैं। अब ये 2 ब्यूटीन है एक तरफ, और एक तरफ 1 ब्यूटीन ले लेते हैं, H2C, डबल बॉन्ड C, H, C, H, CH3, और इसके साथ ही H। अब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो वो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन बताएगी। 2 ब्यूटीन में जब यहाँ से ये मालिक्यूल, ये हाइड्रोजन की जो सिग्मा बॉन्ड है ये मूव करेगा, यहाँ से बेसिकली मूव करेगा। इधर 2C मैं अलहदा लिख देती हूँ और एक हाइड्रोजन को अलहदा कर देती हूँ। यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ से इस कार्बन का जो चार्ज है वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो बना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वो इस तरह का बनेगा। अब मैं इन हाइड्रोजन जो 2 मैंने इधर लिखे हैं वो उनको खोल के लिख रही हूँ। ये वाला रिमूव हो गया, इधर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और इधर सिंगल बॉन्ड रह गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया। इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है।
और इधर मिथाइल ग्रुप मैं थोड़ा साइड से करके लिख रही हूँ। अब एक दफ़ा ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आया, एक आया, अब इसके कितने ही होड़ आ सकते हैं, 5 होड़ आ सकते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन भी तो मूव कर सकता है ना। अगर इसको खोल देती मैं, इसको ना करती तो ये वाला मूव कर जाता यहाँ से और फिर भी वही स्ट्रक्चर आना था। या फिर ये तीसरा हाइड्रोजन जो इसके साथ मौजूद है तो ये भी तो मूव कर सकता था ना। तो इसका मतलब ये 3 स्ट्रक्चर्स इस हाइड्रोजन इधर मौजूद 3 हाइड्रोजन की वजह से हो गए। तो 3 स्ट्रक्चर्स इस तरह से भी तो हम शुरू कर सकते थे ना। अगर हम इधर से खोल देते हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग-अलग कर देते तो यहाँ से एक यहाँ पे चला जाता और यहाँ से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो इसका मतलब इसके टोटल 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक ये और 5 हो। अब 1 ब्यूटीन को अगर हम देखें तो इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं। अगर मैं इस CH3 को बेसिकली हम डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको हमने मूव करना है ना, तो इसके पास तो 2 इस चांसेस हैं, क्योंकि इधर से या तो ये यहाँ ऐसे मूव कर सकता है और फिर इसके साथ ऐसे, या एक यहाँ से मूव कर सकता है या एक यहाँ से मूव कर सकता है। तो इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसका मतलब 2 ब्यूटीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके पास ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। और 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन ये है कि ये कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। वो क्या है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मिथाइल ग्रुप। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन हम इधर बनाते हैं C पॉजिटिव और उसके साथ CH3 CH3 CH3, और अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं C पॉजिटिव H CH3 CH3, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाते हैं H3C CH2 पॉजिटिव, और फिर मिथाइल ग्रुप बनाते हैं CH3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बहुत इजीली विजिबल है कि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। 3 यहाँ से शो कर देगा, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, इसके टोटल 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इसके 3 और 3 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और इसके टोटल 3 बनेंगे और इसका कोई भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ईजीली विजिबल है। और हम हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है ना वो हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन इसको खोलें तो यहाँ से हाइड्रोजन मूव करता है। हमने कभी भी कार्बन कार्बन की डिस्कस नहीं की हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस, उसके रूल्स, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड फैक्टर्स जो रेजोनेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो रेजोनेंस क्या है? जब हम एक रियल स्ट्रक्चर को 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड है, अगर इसकी हम यहाँ पे मूवमेंट कर दें और यहाँ से इसको यहाँ कर दें तो CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इधर CH, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH और इधर CH2 और इधर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था। तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये है तो ब्यूटीन ही ना, 4 कार्बन चेन है और उसमें डबल बॉन्ड्स हैं। तो ब्यूटीन को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो फॉर्म्स एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ही चीज़ को, ब्यूटीन को, तो इन फॉर्म्स को कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। और इसके कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये है कि वो जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं वो लेविस स्ट्रक्चर को फुलफ़िल करनी चाहिए, बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। मतलब कि उनमें सब में वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पे पॉजिटिव ही आना चाहिए,
और दूसरा रूल है द पोजीशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई मस्ट बी द सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। अब इन सब में देखें तो न्यूक्लियाई की पोजीशन तो नहीं हमने चेंज की ना, इसका मतलब कि दूसरा रूल भी सेटिस्फाइड है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन किसी भी कैनोनिकल फॉर्म में चेंज नहीं हुई, सेम ही रही है। और तीसरा रूल कहता है कि इन सब को सेम प्लेन में होना चाहिए। प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशनल प्लेस होनी चाहिए हमारे पास। हम कोई भी 3D स्ट्रक्चर जो है उसकी रेजोनेंस फॉर्म नहीं बना सकते। और फोर्थ रूल है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी द सेम इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? ये जो सेकंड वाला था इसको अगर हम अनपेयर्ड कंसिडर करें तो इधर और इधर ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम रहे। और फिफ्थ वन रूल क्या है? स्ट्रक्चर्स विद डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल्स और लेंथ्स विल नॉट कंट्रीब्यूट और विल मेक लिटिल कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब कि हमने इनके बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करना कैनोनिकल फॉर्म में। मतलब कि ये नहीं कि कहीं पे रिंग स्ट्रक्चर है तो हम उसको कैनोनिकल फॉर्म में किसी तरह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ऐसा नहीं करना। हमने उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना, नहीं तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे रेजोनेंस में। अब हमें ये तो पता चल गया है कि कुछ कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं जो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करती हैं। तो अब हमने ये पढ़ना है कि एक कैनोनिकल फॉर्म जो है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक रेजोनेंस में स्ट्रक्चर में, उसके भी कुछ रूल्स हैं स्टेबिलिटी के। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। अब अगर इन एग्जांपल्स को लें तो इस तरफ जो है कोवलेंट बॉन्ड्स देखें तो कितनी है 1 2 3 4 5, और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, तो 5 ज़्यादा नंबर है। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स थी, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और इसको इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और सेकंड रूल, स्ट्रक्चर्स विद आउट अ चार्ज आर मोर स्टेबल देन दोज विद फॉर्मल चार्जेस। इसका मतलब इस पर जिस पर कोई चार्ज नहीं है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये जो है इस पर कार्बन पे भी चार्ज आ गया है, कुछ इस तरह से रेजोनेंस हुई है इनमें कि इस पर नाइट्रोजन पे भी चार्ज आ गया और कार्बन पे भी। इसका मतलब ये लेस कंट्रीब्यूट करेगा और ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। थर्ड रूल है द लेस द चार्ज सेपरेशन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। पहली बात तो हमने पढ़ी कि चार्ज होना ही नहीं चाहिए, और अगर अब चार्ज है तो वो इसकी तरह इतनी दूर दूर नहीं होना चाहिए बल्कि इस तरह पास पास होना चाहिए। जैसे इसमें साथ जुड़े हुए 2 कार्बन्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी एज़ कम्पेयर टू इसके जिसमें एक इतनी दूर है कार्बन और एक इतनी दूर है कार्बन और उन पे चार्जेस हैं। और फोर्थ रूल, द स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल देन दोज विद नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब कि नेगेटिव चार्ज उस एटम पे होना चाहिए जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन के, इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन जिसमें कार्बन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और फिफ्थ रूल, इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर बेसिकली इक्वल है, ऐसे लग रहा है कि इसको उल्टा करके लिख दिया इधर, तो उन्होंने कहा है कि ये इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। और सिक्स्थ रूल, द ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मोर नियरली इक्वल द कंट्रीब्यूशन द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। जो हमें पहले से पता है कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हों उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? ये डिफरेंस है एनर्जी में जो रेजोनेंस हाइब्रिड और वो वाली कैनोनिकल फॉर्म जो जिसकी सबसे थोड़ी एनर्जी है, लेस एनर्जी है, उसका डिफरेंस जो है वो रेजोनेंस एनर्जी है। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? जो रियल स्ट्रक्चर है ना रेजोनेंस का, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जैसे इस वाले में ये रियल स्ट्रक्चर था ना जिसका आगे हमने रेजोनेंस बनाने की कोशिश की थी, तो ये जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब रेजोनेंस इफेक्ट हम पढ़ेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट को बेसिकली हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं।
और रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह का है, मतलब कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट दो तरह का है, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और एक है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम पॉजिटिव एम कहते हैं, ये एम मीज़ोमेरिक से लिया गया है, और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग को हम नेगेटिव एम कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से एटम्स हैं? वो एटम्स जो सिंगल एटम्स हों और सिंगल बॉन्ड भी हो और उन पर नेगेटिव चार्ज हो। और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कौन से हैं? जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हों और उन पर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि अगर एक बेंजीन रिंग हो तो उस पे इसमें से जैसे सिंगल एटम हो, ऑक्सीजन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरह का बना हो, तो हमें ये देखते ही समझ जाना चाहिए एक तो इस पर ऑक्सीजन मौजूद है नेगेटिव चार्ज के साथ, इसका मतलब ये जो इफ़ेक्ट देगा वो पॉजिटिव एम का इफ़ेक्ट देगा। एक बात ये हो गई। और हमने दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कि सिंगल बॉन्डेड है, तो ये चीज़ भी हो गई। अब दूसरी चीज़ हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग की एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बेंजीन रिंग हो और उसके पास हो NO2, तो हमें अब देखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है ना कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है और इस पर लेकिन अब सिंगल बॉन्ड अकेले नहीं ना हमने देखनी, अब दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो भी नहीं इसमें ज़ाहिर हो रहा। लेकिन अगर हम इसको खोल के देखें तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगी और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो इसने इधर करके ऐसे बनाया हुआ है। जब इसके साथ हम बॉन्ड कर रहे हैं तो बेसिकली ये शो नहीं कर रहा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये जानने में आसानी हो जाएगी कि ये नेगेटिव एम इफ़ेक्ट रखती है। अब एक पॉजिटिव एम वाले की हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं, उसको ड्रा ही करके देख लेते हैं। जैसे ये फिनोल है और हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं, और हमें पता कैसे चला कि ये पॉजिटिव एम है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल एटम भी है। तो अब हमने इसका इफ़ेक्ट शो करना है। सबसे पहले यहाँ लोन पेयर मूव करेगा इस बॉन्ड की तरफ और यहाँ से ये इस तरफ, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा। इधर से ये उठ के गया इधर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर डबल बॉन्ड हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने डबल थ्री बॉन्ड शो करती हैं, दो इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाकी को उसी तरह हमने ड्रा कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस जगह पे मूव करेगा और यहाँ से ये इधर मूव करेगा, तो एक यहाँ पे बन जाएगा और ये वाला यहाँ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह। अब ये वाला जो है ये यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ, ये यहाँ गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वापस वहाँ पे, और फिर वो पहले वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब नेगेटिव एम की हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो बेंज़ाल्डिहाइड है, मतलब कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO। अब मैं उसको खोल के लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O और इधर H। अब नेगेटिव एम इफ़ेक्ट शो करने के लिए हमने उल्टा चलना है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ से मैं पहले सबसे लूँगी और ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ से गया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ही, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी के बॉन्ड्स हमने वैसे ही बना देने हैं। अब हमने अगले स्टेप में यहाँ से, अच्छा जब नेगेटिव एम इफेक्ट शो कर रहे हैं ना, तो हमने एरोज जो हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर वाली साइड पे लगाने हैं। अब ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ गया है और यहाँ पे कमी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बाकी वैसे का वैसे।
अब ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बाकी वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, तो वही चीज़ बन जाएगी। वो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आया है ना, बाकी वैसे का वैसे, तो इधर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया और जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ने इधर बॉन्ड बनाया था वो इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया और इधर हाइड्रोजन आ गया। इस तरह हमने पॉजिटिव एम और नेगेटिव एम को किसी भी उसके वो जो ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, वो किसी भी अगर मालिक्यूल के साथ लगे हों, बेंजीन के साथ लगे हों या किसी और के साथ लगे हों, तो हमने इसी तरह इफ़ेक्ट शो करना है। अब इनका इफ़ेक्ट करना है हमने एसिडिटी और बेसिसिटी पर। तो जो नेगेटिव एम है वो इंक्रीज़ करता है एसिडिटी को। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर नेगेटिव एम वाले जो ग्रुप है वो मौजूद हो, तो इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव एम वाले के। और इसी तरह इधर बेसिसिटी का इफ़ेक्ट है। ये जो एनिलीन है ये लेस बेसिक है एज़ कम्पेयर टू ये एमोनिया के। वो क्यों? क्योंकि बेस क्या होती है, हमने जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देने हैं, तो यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स तो रोटेट ही करते रहेंगे, डीलोकलाइजेशन ही शो करते रहेंगे, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे इजीली अवेलेबल होंगे, तो ये फ़ौरन डोनेट कर देंगे। इसकी डोनेशन जो है वो आसान होगी, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक है। और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो ये जो है ये फिर भी लेस ही बेसिक है, क्योंकि इसकी डीलोकलाइजेशन ईजी है। और इसमें जो है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंड्रेंस है कि ये यहाँ पे मूव ही नहीं कर पाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, और ये इजीली डोनेट कर देगा, इसलिए ये जो है ये ज़्यादा बेसिक है। और इस इफ़ेक्ट को, ये जो हिंड्रेंस आ जाती है डीलोकलाइजेशन होने में, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में जो रुकावट आ जाती है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, और इसकी वजह से रेजोनेंस का फिनोमेना रुक जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट, उसकी एप्लीकेशंस और उसके इफ़ेक्ट्स आगे जो उसकी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पर असरअंदाज होते हैं, वो हम डिटेल में करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है? पोलराइजेशन इंड्यूस्ड बाय एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज़ नोन एज इंडक्टिव इफ़ेक्ट। मतलब कि किसी कंपाउंड के अंदर एक साइड पे कोई ऐसा पोलर ग्रुप मौजूद है जो अपना इफ़ेक्ट जो है वो पास वाले मौजूद नॉन पोलर हिस्से पे भी डाल देगा और वहाँ पे पोलराइजेशन इंड्यूस्ड कर देगा, तो इसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये भी दो तरह का है, पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई। पॉजिटिव आई को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं और नेगेटिव आई को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इन ग्रुप्स की कुछ निशानी है। पॉजिटिव आई वाले जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज एटम होंगे या ग्रुप्स होंगे, और इनमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और ये हाइड्रोजन का जो आइसोटोप ड्यूटेरियम है वो भी शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफ़ेक्ट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज एटम्स होंगे और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड रखते होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स भी हो सकते हैं, और इधर इनकी एग्जांपल्स भी हैं। अब इनके इफ़ेक्ट क्या है बेसिसिटी और एसिडिटी पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट का? वो जो हमने पहले पढ़ा था कि एमाइन जो है, हमने रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा था ना कि एमाइन ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसमें एमाइन ग्रुप लेस बेसिक है। और जब वो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि एक एल्काइल ग्रुप साथ जुड़ा होगा, तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। इसी तरह एल्काइल ग्रुप के बढ़ाने से बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे जो नेगेटिव आई ग्रुप वाले जो ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज़ करते हैं बेसिसिटी को, और पॉजिटिव आई जो है वो इंक्रीज़ करता है बेसिसिटी को। मतलब किसी कंपाउंड में अगर वो ग्रुप्स मौजूद हो जो पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट रखते हैं, तो इसका मतलब उस कंपाउंड की बेसिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और एसिडिटी, अगर नेगेटिव आई इफ़ेक्ट हो किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो वाले एटम्स और ग्रुप्स मौजूद हो जो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट रखते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफ़ेक्ट रखते हैं, तो वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। और अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। अब नेगेटिव आई ग्रुप का भी हमें पता है ना कि एक तरफ तो यहाँ पे सारे हेलोजन ग्रुप आ गए हैं, बॉन्ड एफ, बॉन्ड सी एल, बॉन्ड बी आर, बॉन्ड आई। तो उन्होंने कहा है कि जब नेगेटिव आई भी, वो वाले नेगेटिव आई वाले ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा हैं, जैसे हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, अगर वो कंपाउंड्स में मौजूद हों एज़ कम्पेयर टू वो जिनमें दूसरे वाले मौजूद हों, जैसे ये सी एन या फिर ये
OH वगैरह, तो वो ज़्यादा एसिडिक है। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये COOH है और इसके साथ CH2 CH2 और इधर भी CH3 लगा हुआ है। एक ये है और एक है COOH, इधर CH2 और इधर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया है ना, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू इसमें, क्योंकि इसमें भी वैसे तो हमारे पास नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मौजूद है। अब दूसरी चीज़, एक तरफ ये मालिक्यूल हो और एक तरफ कुछ इस तरह का हो कि उसके पास 2 क्लोरीन हो, CH, और इस तरफ क्लोरीन लगा हुआ है और इधर COOH लगा हुआ है, तो ये वाला जो है ये ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट रखेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब एक तो अगर हमारी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो, और दूसरा अगर वो ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मौजूद हो। इसमें एक था तो ये लेस एसिडिक इफेक्ट रखता है, लेकिन इसमें ज़्यादा थे तो ये ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट रखता है। और तीसरी चीज़ पोजीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की पोजीशन क्या है। जैसे ये मैंने 2 कंपाउंड्स बनाए हैं, इनमें एक जो फ्लोरीन है वो सेंट्रल कार्बन पे मौजूद है और एक जो है वो टर्मिनल कार्बन पे मौजूद है, किनारे वाले कार्बन पे। तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट कौन सा रखेगा। हैं तो दोनों ही नेगेटिव आई, लेकिन अब पोजीशन जो है वो भी बताती है कि नेगेटिव आई इफेक्ट कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये वाला जो है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ से जब फ्लोरीन अपनी पोलैरिटी इंड्यूस करेगा तो वो इससे इसमें और इससे इसमें इक्वली जाएगी, लेकिन यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने तक वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब अगर सेंट्रल जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो ना, तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक आखिरी चीज़ कि इफ़ इंडक्टिव इफेक्ट एक्ट्स थ्रू स्पेस इट इज़ नोन एज फील्ड इफेक्ट। बस सिंपल सी चीज़ है, इंडक्टिव इफेक्ट ही होता है फील्ड इफेक्ट, लेकिन अगर ये इफेक्ट स्पेस के थ्रू एक्ट करे तो। नेक्स्ट चीज़ हमने स्टेरिक इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी थी, जो हम पहले ही रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि जो हिंड्रेंस आती है डीलोकलाइजेशन में उसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, और उसकी एप्लीकेशन यही है कि ये बेसिसिटी इनहेंस कर देता है। और नेक्स्ट चीज़ जो अब हमने पढ़नी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसके इफ़ेक्ट पढ़ने हैं वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और ये कहाँ पे इफ़ेक्ट करती है अपना। अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सॉरी मैं इसको बताती हूँ, OH, और अगर ये बॉन्ड कर ले फ्लोरीन के साथ, मतलब कि वो हाइड्रोजन जो ऑलरेडी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मौजूद है, अगर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड कर ले तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब जो अब वो जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखने के बाद जिस दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसके लिए 2 शराइत हैं। उस दूसरे एटम का एक तो नंबर 1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो इंतहाई स्मॉल साइज़ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रॉन्गनेस को इन्हेंस करेंगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की है, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर कहेंगे, और इंटर मॉलिक्यूलर जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे कि ये एक कंपाउंड मैं बना रही हूँ, इसके साथ इधर OH मौजूद है और इधर जो है NO2 मौजूद है। तो इसको अगर मैं खोल दूँ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर,
तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने ही जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर मौजूद दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डिंग बनाएगी, तो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब ये सारी शराइत भी पूरी कर रही है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके साथ ऑलरेडी मौजूद ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि हाइड्रोजन पहले से भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मौजूद है और वो बॉन्ड कर सकता है एक दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो स्मॉल साइज़ भी है, ऑक्सीजन स्मॉल साइज़ भी है। तो इसके साथ जो बॉन्डिंग हो जाएगी इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब दूसरी जो इंटर मॉलिक्यूलर है वो कुछ इस तरह से है। जैसे अब इधर एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, इसका ही समझने आ गया OH का, तो जब वो बॉन्ड करेगा इधर NO2 उसी तरह लगा होगा, तो जब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, शायद सारी वही है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ एप्लीकेशंस हैं और वो क्या क्या है, ये हमें बॉइलिंग पॉइंट का बताता है और ये सॉल्युबिलिटी का बताता है और तीसरे नंबर पे ये एसिडिटी का बताता है, कंपाउंड्स की एसिडिटी का। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, रूल क्या है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में होगी ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में होगी वो ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वो कंपाउंड जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तरफ ये है और इसके दरमियान इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाएगी इसकी। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 196 डिग्री सेल्सियस है और ये सेल्सिल एल्डिहाइड है। अब दूसरी तरफ जो है इसका ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन उनके जो है CHO और OH। अब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर तो नहीं कर सकते, कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो ही इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर वाले का वो 240 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, हमने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट, जब हम हीट बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स सेपरेट होंगे और वो जो है इवेपोरेट कर जाएंगे, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। तो ये जो है ये तो फ़ौरन ही सेपरेट हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके दरमियान तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इतनी इंट्रैक्शन और इतने चांसेस मौजूद हैं, तो ये इनकी सेपरेशन तो बहुत इजी होगी। लेकिन ये जब दूसरे इधर जो सेल्सिल एल्डिहाइड है, जब दूसरों के साथ इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी तो इसको सेपरेट करना तो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी में भी यही रूल है, जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले के। और उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि अगर ये जो है ये आपस में इंट्रा वाले तो आपस में ही बॉन्ड कर लेते हैं ना, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो जब ये अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास तो ये चांस ही नहीं है कि वो जो सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, मतलब इसके पास तो कोई फ्री साइट ही अवेलेबल नहीं है ना इंट्रा वाले के पास, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। और इसके पास चांस है यहाँ पे अगर कोई और चीज़ आती है तो ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसके पास ज़्यादा चांस है सॉल्युबल होने के, इसलिए जो इंटरमॉलिक्यूलर है वो ज़्यादा सॉल्युबल है। अब सॉल्युबिलिटी का इफ़ेक्ट हम दो एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। इसमें इंटर या इंट्रा का कोई रोल नहीं है, इसको हम वैसे ही पढ़ते हैं। और पहली एग्जांपल ये है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसकी एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या है, इधर फिनोल है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया था और ये वाला भी बनाया था, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल था। अब एक ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ।
एसिडिटी क्या चीज़ है? एसिडिटी बेसिकली हम हाइड्रोजन के रिमूवल को इजी वर्ड्स में यही कहेंगे ना कि हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाए तो वो जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक है जिसका हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाए। तो अब जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये तो फ़ौरन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा। इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की जो है वो एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज़। और वजह क्या बनी है इसकी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी डिक्रीज़ हो गई है। अब दूसरी एग्जांपल हम पढ़ते हैं, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ये जो हमने बनाया था ये भी ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड था, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो चांसेस ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, क्योंकि यहाँ पे एंड पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एंड पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होनी भी चाहिए, और उसके होने के लिए ही यहाँ से फ़ौरन से एक हाइड्रोजन जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे बच गया COO माइनस और यहाँ पे है OH। अब चांसेस हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फेवर करने के लिए ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपना पहले से मौजूद ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन को रिमूव करता, और इस हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से इसकी जो एसिडिटी है ये इंक्रीज़ हो गई है। और इंक्रीज़ क्यों हुई है? क्योंकि उसने आगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी थी। इसीलिए मैंने ये कहा था कि एसिडिटी पे इंट्रा या इंटर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एसिडिटी डिक्रीज़ कर रहा है, और यहाँ पे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड में एसिडिटी इंक्रीज़ कर रहा है। हमारा लास्ट वन टॉपिक है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या है? ये आइसोमेरिज्म की एक टाइप है जो एटम की अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से बनती है। जैसे कि पहले मैं आपको एक दफ़ा दोबारा डेफिनेशन सुना देती हूँ। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। अब इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। और ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना है। अब इसमें अरेंजमेंट डिफरेंस हो गई है ना, एटम्स की अरेंजमेंट बदल गई है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे मूव कर गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए। तो इस फिनोमिना को जो मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर एटम्स कुछ इस तरह से मूव कर जाएं कि वो मॉलिक्यूल जो है उसकी टोटल अरेंजमेंट ही बदल जाए, तो इस फिनोमिना को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। मतलब कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो वही रहेगा, हमारे पास उतने ही हाइड्रोजन हैं, उतने ही कार्बन है, उतने ही नाइट्रोजन है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट ही बदल गई है। तो इस फिनोमिना को टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अब हमने इसकी एक ही टाइप पढ़नी है, वो है कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म क्या है उसके भी एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। H3C कार्बन CH3, इधर डबल बॉन्ड O है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? बेसिकली इसमें इनोलाइजेशन होगी। अब मैं बताती हूँ इनोलाइजेशन क्या होती है। इसको मैं इस तरह पढ़ रही हूँ, इनोल मतलब कि एक तरफ इन आ रहा है और एक तरफ ओल आ रहा है। इन मतलब कि डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ओल मतलब कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब इसमें ऐसा क्या होगा?
ये शुरू यहाँ से हो रहा है, इसके पास जो 3 हाइड्रोजन्स थे उनमें से एक चला गया इस ऑक्सीजन के पास। अब इस ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक फटाफट यहाँ पे देख लें, तो टोटल तो अंदर वही उतने ही एटम्स रहेंगे, लेकिन अब इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की हो जाएगी। इधर एक हाइड्रोजन कम हो गया H2C, इधर डबल बॉन्ड कार्बन हो गया और कार्बन के ऊपर OH आ गया, यहाँ से हाइड्रोजन वहाँ पे गया और इधर CH3। अब ये देखें यहाँ पे ईन बन रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ओल बन रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी आ गया। तो इस फिनोमिना को इनोलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या था, कीटो ग्रुप था, ये जो था इसके साथ 2 सेम ग्रुप्स थे, तो ये कीटो ग्रुप था। और कीटो ग्रुप जो है कीटो से इनोल बन गया, कीटो से इनोल बन गया। इस फिनोमिना को इनोलाइजेशन और इस प्रोसेस को कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। अब कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, और वो है एसिटो एसिटिक एस्टर की। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O C2H5। इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और इससे क्या बनेगा अब हम उसको मूव करके बताते हैं। बेसिकली यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड फ़ौरन यहाँ पे दे देगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर OH हो गया और इधर डबल बॉन्ड CH हो गई है। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो इधर एक ही रह गया, और C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई है इनोल फॉर्म, ये इन और ये ओल। और हुई कहाँ से यार, एसिटो एस्टिक एस्टर से। जब हमने इसको ट्रीट किया, रिएक्ट करवाया, तो इसकी जो टॉटोमेरिक फॉर्म आई वो ये आई। अब ये जो इनोल ग्रुप्स होते हैं ना, ये एक टेस्ट देते हैं फेरिक क्लोराइड का। ये जो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है ना, उसके अंदर रेडिश वायलेट कलर इंड्यूस करवा देते हैं। इनकी ये करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, किन ग्रुप्स का, इनोलिक ग्रुप्स का, मतलब कि इन ग्रुप्स का, इनोल ग्रुप्स का। और ये पता ही ऐसे चला था कि इसकी टॉटोमेरिज्म होती है और इनोल ग्रुप बनता है, वो ऐसे कि इसको जब ट्रीट करवाया गया तो इसने भी वही टेस्ट दिया जो इनोल ग्रुप्स देते हैं। इसमें तो कहीं पे इनोल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था ना। तो फिर साइंटिस्ट को ये पता चला कि इनके अंदर ही अंदर ना टॉटोमेरिज्म होती है और इनके रिएक्शन के अंदर ही इनोल ग्रुप बनता है, जो वो टेस्ट देता है जो इनोल ग्रुप्स का एक करेक्टरिस्टिक और निशानी वाला टेस्ट है। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं।